हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं टेकवर्स 51 के प्लेटफॉर्म से। और पाइथन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको करना इसलिए ज़रूरी है कि अ, इस वक्त दुनिया की कोई भी फील्ड है, अ, उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज़ या उससे रिलेटेड जो उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सॉल्यूशंस चाहिए, जो लाइब्रेरीज़ चाहिए, जो सोर्स कोड्स चाहिए, वो बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर, तादाद के अंदर जो है वो पाइथन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। तो पाइथन जो है वो एक इसको हम ये कह सकते हैं मल्टी डिसिप्लिन लैंग्वेज है, जिसको हर डिसिप्लिन में यूज़ किया जा रहा है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइंसेज हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग के हवाले से कोई चीज़ हो, चाहे वो आईओटी डिवाइसेस के हवाले से, उसकी प्रोग्रामिंग से हवाले से कोई चीज़ हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे डेवऑप्स हों, चाहे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम्स हों, चाहे किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसा डिसिप्लिन साइंस का कि जहाँ पर कोई लैंग्वेज आपको दूर दूर तक अगर नहीं भी नज़र आ रही तो वहाँ पर आपको पाइथन ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो पाइथन कोई ना कोई सलूशन ज़रूर देगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या उस इंडस्ट्री में काम करने का, या उस इंडस्ट्री के सॉल्यूशंस को प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने का। अब रीज़न ये है कि पाइथन एक बहुत ही ईज़ीएस्ट लैंग्वेज है। समझ लें कि तमाम जितनी भी इस वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो कई सारी हैं, जावा भी है, सी शार्प भी है, तो सी प्लस प्लस भी है, तो और पता नहीं कितनी सारी हैं, नोट जेएस है, तो जावास्क्रिप्ट है। बट सबसे जो आसान लैंग्वेज है वो पाइथन है, जो मोर और लेस इंग्लिश की तरह है। तो अब आपको स्कूल्स में अक्सर आप ये सुनेंगे कि अब आपको 7 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं वो भी अब पाइथन करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है। तो जो क्लास ग्रेड 5 से ग्रेड 4 से अब पाइथन शुरू हो जाती है और बच्चों को पढ़ाई जाती है पाइथन, तो यानी इतनी आसान लैंग्वेज है कि बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो भी वो इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं तो वो चीज़ें कर सकते हैं। अब बात ये है कि पाइथन जो है वो कब बनी है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई ये कब बनी है। ये बनी है 1991 के अंदर, और वैन रॉसम जो है ये एक पर्सन है जो कि एक डच मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट है। इसने ये पाइथन लैंग्वेज बनाई। ठीक है। और रिसेंटली ये माइक्रोसॉफ्ट का डिस्टिंग्विश्ड डेवलपर है, और कई ऑर्गेनाइजेशन में इसने काम किया, गूगल में भी काम किया, सन माइक्रो सिस्टम में भी किया, और अब करंटली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये एम्प्लॉयड है। तो आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वॉन रसम की, कि इसने जितनी ज़बरदस्त ये लैंग्वेज बना दी है और दुनिया के कितने प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रही है, स्पेशली एआई को जिस तरीके से पाइथन ने एड्रेस किया है, दुनिया की किसी लैंग्वेज में इतनी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़ और इतनी एक्सटेंसिव सॉल्यूशन एआई के वो और किसी लैंग्वेज में मौजूद नहीं है जितने के पाइथन में मौजूद हैं। सिमिलरली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, और जितने भी बिग बिग डेटा, सही है, तो हर तरह के एरिया की जो है वो लाइब्रेरी पाइथन में मौजूद है, और जिसको यूज़ करके आप उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। तो मैंने खैर ये एक असाइनमेंट के तौर पे भी मैं ये कह रहा हूँ कि वॉन रसम को, इसकी आप ज़रा हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा, जाके गूगल पे लिखिएगा वॉन रसम, तो विकीपीडिया पे इसकी ज़रा आप बायोग्राफी पढ़िएगा कि क्या है इसके बारे में लिखा हुआ। तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से और कितनी डेडिकेशन के साथ इसने इतनी जिसे कहते हैं ना कि इतनी ज़बरदस्त इनोवेशन की है पाइथन की फॉर्म में, कि इसने इस वक्त पूरी दुनिया को पाइथन के ज़रिए जो है ना, वो जो भी प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो पाइथन सीख के डिफरेंट सॉल्यूशंस बना रहे हैं, उनको रोज़गार मिला। फिर ये है कि वो अपने अपने एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं पाइथन के ऊपर ही, और आगे तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन की इनोवेशन से, लेकिन फ़ायदा पूरी दुनिया को हुआ। और स्पेशली एआई के अंदर और मशीन लर्निंग के अंदर तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसने स्पेशली मेडिकल साइंसेस के अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प आउट कर रही है आजकल एआई। स्टैटिस्टिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर हेल्प करती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर हेल्प करती है।
और इंसानों की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए हेल्प कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सबको एक्यूमुलेट करें तो ये जाकर कहाँ पे सम अप हो रही हैं, जाके ये जो इनका जो सेंट्रॉइड है, इनका जो सेंटर पॉइंट है वो पाइथन ही बन रहा है। ये सब वहीं से लाइब्रेरीज़ निकल रही हैं और हम सारे काम कर रहे हैं, चाहे जनरेटिव एआई की लाइब्रेरीज़ हों, चाहे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज़ हों, चाहे न्यूरल नेटवर्क की हों, चाहे वो कीरास की लाइब्रेरीज़ हों, ठीक है, चाहे वो टेंसर फ्लो की लाइब्रेरीज़ हों, कोई भी लाइब्रेरी आप उठा के देख लें, एआई और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की कोई भी लाइब्रेरी आपको पाइथन के अलावा नज़र नहीं आएगी। बहुत मुश्किल है, बहुत कम मिलेंगी आपको ये चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए पाइथन की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप टॉप 5 कंपनीज़ की बात करें, गूगल है, अमेज़ॉन है, फेसबुक है और नेटफ्लिक्स है, जो ये टॉप 4 कंपनीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में डेटा जनरेट कर रही हैं और इनको बिग डेटा और डेटा इंजीनियरिंग के सॉल्यूशंस चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक्सटेंसिवली वाइडली जो है ना पाइथन को यूज़ किया जा रहा है इनकी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपनी जो डेटा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डेटा से डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाइथन को ही यूज़ कर रही हैं सारी कंपनीज, ठीक है। तो इनको फ्रैंक भी कहा जाता है कि जी ये बिग फोर हैं, बिग डेटा के बिग फोर ये कंपनीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा डेटा जनरेट कर रही हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर इसमें ज़ाहिर है इसमें एक हमारी जो पाकिस्तानी हैं शफ़ीका इकबाल, इनकी आप बायोग्राफी पढ़, इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा ज़रा, इनके बारे में जाके देखें अगर आप यूट्यूब पे भी। तो ये एक डेटा साइंटिस्ट हैं और एक डेटा इंजीनियर हैं जो कि बिग डेटा के सॉल्यूशंस पे काम करती हैं और ये पहले गूगल में एम्प्लॉयड थी, अभी भी रिसेंटली भी गूगल में ही काम कर रही हैं। तो इनके बारे में पढ़िएगा कि इनकी जर्नी के बारे में पढ़िएगा कि ये किस तरह से इन्होंने ये चीज़ें लर्न की, बिग डेटा और डेटा इंजीनियरिंग से हवाले से एआई और मशीन लर्निंग को और पाइथन को किस तरह से लर्न करते हुए आगे बढ़ी और आगे जाकर इनको एक दुनिया की बिग फोर कंपनीज़ के अंदर बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि अच्छी पोजीशन पे अपॉइंट हो गए। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं जो पाइथन के बताए जा रहे हैं आपको कि अगर आप पाइथन सीख लेते हैं, एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। आप इन तमाम एरियाज़ में काम कर सकते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे सिस्टम प्रोग्रामिंग हो, चाहे डेटाबेस प्रोग्रामिंग हो, चाहे गेम प्रोग्रामिंग हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो, चाहे मशीन लर्निंग के कोई काम कर रहे हो, चाहे एआई पे काम कर रहे हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहे हो, चाहे आईओटी डिवाइसेस पे कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हर चीज़ पर आप काम कर सकते हैं। तो ये पाइथन के बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात चलते हैं कि भाई आपने ये वही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि भाई पाइथन को आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में एज अ वेब एप्लीकेशंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पाइथन के आपको वर्जन्स मिल जाएंगे। विंडोज़ के प्लेटफॉर्म के लिए भी पाइथन आ रही है, मैक के लिए भी आ रही है, लिनक्स के लिए भी आ रही है। इवन ये कि जो एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, स्मॉल डिवाइसेस हैं, लाइक रास्पबेरी पाई हो गया, या इस तरह के जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं या आईओटी डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर भी पाइथन जो है वो मौजूद है, प्री इंस्टॉल्ड आती है, जिसमें आप पाइथन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। यानी आप एक ऐसा सोल्यूशन पाइथन को यूज़ करते हुए, पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए बना सकते हैं जो कि रास्पबेरी पाई के ऊपर या आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स के ऊपर या स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर या स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर आईओटी डिवाइसेस पे रन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पाइथन के हवाले से, ठीक है। अगर हम पाइथन की प्रोग्राम की बात करें तो देखें, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने बताया आपको। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जो कि मोर और लेस इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हो, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो 3 कैटेगरीज़ में आती हैं। पहली है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, बल्कि पहले हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। और दूसरा हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और ये ब्रॉडर 2 कैटेगरीज हैं, या तो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, और एक और है वो कहलाती है इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज।
यानी कि ये जो इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेजेस है, एक तो हाई लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि प्योरली मशीन लैंग्वेज की तरह होती हैं, नियर टू मशीन लैंग्वेज, नियर टू मशीन लैंग्वेज। इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं कि जो हाई मिड में होती हैं, मिड यानी कि बिटवीन हाई एंड लो। और हाई लेवल लैंग्वेजेस प्योरली हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि जी लो लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं, आप लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, इसी तरह इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेजेस भी होती हैं, उनके अंदर भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, इस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो तीनों का मकसद क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखना। सही है। व्हाट वी कैन डू, वी आर डेवलपिंग, बेसिकली वी डेवलप computer programs using programming languages in general अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये है जो बड़ा मकसद होता है आपके यहाँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका बड़ा मकसद क्या होता है, आप उनसे क्या अचीव करते हैं। ठीक है, उनसे आप अचीव ये करते हैं कि आप उनसे अचीव क्या करते हैं, उनसे आप अचीव ये करते हैं कि भाई आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, अब ये समझने की ज़रूरत है मुझे क्यों कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने की। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं पाइथन भी सीख रहा हूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। भाई इससे आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इससे आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे क्यों, ये छोटा सा हम देख लेते हैं कि देखें कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। ये एक डेफिनेशन है जो कि मैंने ये लिखी है, अगर आप इसको समझ लें तो आपको ये समझ आ जाएगा। ये देखें, जो मैं समझता हूँ कि जी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम ये होता है कि अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स और कमांड्स टू अचीव स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम कंप्यूटिंग इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कुछ सेट ऑफ कमांड्स लिखी जाती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। वो करती क्या है स्टेटमेंट्स, वो करती ये हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को जो कि आपको असाइन हुआ है उसको वाया कंप्यूटिंग सॉल्व करते हैं। कंप्यूटिंग क्या होती है, यानी जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर सीपीयू इन्वॉल्व होता है, जिसमें रैम इन्वॉल्व होती हैं, पूरा कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, तो उसको कंप्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटिंग का वर्ड कहीं पे भी सुने तो उसका मतलब समझ जाइएगा, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क की बात हो रही है और नेटवर्क की बात हो रही है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन अ कंप्यूटिंग। सही है, इसको 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 कहते हैं कि जी ये कंप्यूटिंग है। तो कंप्यूटिंग क्यों करनी पड़ती है जी, कंप्यूटिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं नादरा, हमारे यहाँ पर एक इदारा है जो कि नेशनल हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स बनाने की फैसिलिटी देता है, तो उसकी अगर वेबसाइट पे एक ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद हो कि जिससे आप बग़ैर उसके कि आपको नादरा के ऑफिस जाना पड़े और वहाँ पे जाकर लाइन में लगकर और शनाख्ती कार्ड बनाना पड़े, अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़े, अगर ये फैसिलिटी हो ऑनलाइन, नादरा ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ हो, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया हुआ हो जो कि आपसे ऑनलाइन डेटा की इनपुट ले आपसे, और उसके बाद आपके डेटा को कंपाइल करके और आपको शनाख्ती कार्ड आपका बना के आपको घर पे डिस्पैच कर दे। तो आपने ये प्रॉब्लम कि वहाँ पे जाने का ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, फिर वहाँ पे लाइन में लगने का प्रॉब्लम, फिर बहुत आपका जो एक्सपेंसेस आने थे यहाँ से जाने के पे, वहाँ पे आने के फ्यूल कॉस्ट जो आनी थी, और फिर आपका टाइम, सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर टाइम का है कि टाइम आपका लगना था, वो टाइम आपने बचा लिया। कैसे बचाया? कंप्यूटेशनल सोल्यूशन से। एक कंप्यूटिंग सोल्यूशन डिज़ाइन किया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो कि एक वेब एप्लीकेशन थी, और उसके थ्रू आपने डेटा इनपुट लिया यूज़र से और वो डेटा ऑनलाइन सबमिट किया उनकी वेबसाइट से जाके नादरा की, और वहीं पर वो प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद आपका उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया और आपके घर के एड्रेस पे उसको डिस्पैच कर दिया। तो ये कितना आसान हो गया। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड कौन करता है? कंप्यूटर्स करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? कंप्यूटर रॉ मशीन लैंग्वेज समझते हैं। तो अगर कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज समझते हैं तो फिर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों प्रोग्राम बना रहा हूँ? मुझे तो फिर बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना चाहिए ना। मैं तो फिर इस लेवल लैंग्वेज में बनाऊँ, लो लेवल लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज जो कि नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है, मुझे तो फिर इसमें प्रोग्राम बनाना चाहिए। इसकी मिसाल एक है कि जो नियर टू मशीन लेवल लैंग्वेज है या जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, उसको कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे असेंबली लैंग्वेज, तो आपको पता चलेगा कि जी ये बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसमें मशीन की कोडिंग फॉर्मेट में यानी बाइनरी फॉर्मेट्स के अंदर जो है ना प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, 10 की फॉर्म में प्रोग्राम को लिखा जाता है, यानी इस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाएगा। सिर्फ 1 और 0, ये तो पता है ना आप लोगों को, कंप्यूटर्स जो हैं वो दो ही नंबर्स को समझता है, 1 और 0 को, इसके अलावा कोई नंबर समझता नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, तो इसको याद करना या इसको इस तरह के सिंटैक्स को याद करके प्रोग्राम बनाना या इस तरह के सिंटैक्स को लर्न करके प्रोग्राम बनाना इंतहाई मुश्किल, इंतहाई मुश्किल। तो प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी टोटल, ठीक है। तो ये आपको गिनती के चंद प्रोग्रामर मिलेंगे जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल तौर पे काम खत्म हो गया, लोग अभी भी काम करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। जो लोग हार्डवेयर डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं, प्रोसेसर की डिज़ाइन में पे काम करते हैं, रैम की डिज़ाइनिंग पे, सीपीयू की, वो लोग असेंबली लैंग्वेज में अभी भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है अभी भी, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम तादाद में, ठीक है। जब तादाद कम है तो ये हाईली पेड भी होते हैं, तो ये तो खैर दूसरी बात है। अच्छा, तो हमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मशीन लैंग्वेज के कोड के अंदर यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है। अगर मैं प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिखता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए पॉपुलर हुई कि ये आसान होती हैं, इनको समझना आसान है, एक आम इंसान भी इंग्लिश की तरह उसमें प्रोग्राम लिख सकता है और वो अपने प्रॉब्लम्स डेली के और जो भी अपने ऑफिस के या जो भी उसको टास्क दिया गया है, बिजनेस प्रॉब्लम दिया गया है, उसको सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस की मिसाल जो है वो जैसे लाइक पाइथन है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, ये सारी, सॉरी सी प्लस प्लस है, जावा, सी प्लस प्लस, बल्कि सी प्लस प्लस और सी के लिए मैंने एक ये इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेज बनाई है, मैंने इंटरमीडिएट रखा है सी। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होती है सी प्लस प्लस, और लाइक अब एक नई आ गई, रस्ट भी आ गई। ये वो लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस के जो इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेजेस कहलाती हैं। मैं इनको कहता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेजेस हैं। वजह ये है कि इनमें आप दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि ये सपोर्ट करती हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग को भी, यानी इसमें आप लो लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं इंटरमीडिएट में, और इसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को, दोनों तरह के प्रोग्रामिंग सिंटैक्सेस को सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए मैं इन तीनों लैंग्वेजेस को, ये मैं अपनी आपको बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग मैंने ये इसकी बनाई हुई है कि ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज में मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ इस तरह से। फिर जो अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज में तो आपको समझ में आ गया कि जी पाइथन है और जावा है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं, सी शार्प है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी हो गई, जैसे जावा स्क्रिप्ट भी हो गई, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये इजी टू अंडरस्टैंडेबल होती हैं, एक आम इंसान आराम से इसमें काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास एक मैं पिक्चर आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको कि होता क्या है कि एंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। एंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, एंड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये जो हमारे पास कंप्यूटर होता है ना, हमारा कंप्यूटर या सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह, जितना भी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है, ये हार्डवेयर समझता सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को है? ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। मैं एक इसमें आपको ड्रॉ कर देता हूँ। बल्कि यहीं लिख देता हूँ, ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है जी। तो हम जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझते हैं? वो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, इसके अलावा वो कोई लैंग्वेज नहीं समझ पाते। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबसे पहले बुनियादी चीज़ है जिसको हमें समझना है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ 1010 की लैंग्वेज समझते हैं, ये जो हम जितना भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और वो नहीं, ये कंप्यूटर सिस्टम इसको नहीं समझते। तो फिर जब कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, तो ये जो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर इतने प्रोग्राम्स बनाते हैं, बैठ के वेबसाइट्स बना रहे हैं और
सारे सिंटैक्स लिख रहे होते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये फिर कैसे कंप्यूटर इसको कैसे समझता है और वो हमारे जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है? वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, सबसे पहले उनको आप लिखते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में, लेट्स से पाइथन का एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम सबसे पहले क्या होता है, एक फेज से गुजरता है, उस फेज को कहा जाता है ट्रांसलेशन फेज, लैंग्वेज ट्रांसलेशन फेज। इसको एक फेज से गुजारा जाता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर फेज। यानी ये मेरा प्रोग्राम जो होगा, सबसे पहले मैं लिखना, मेरा प्रोग्राम पाइथन का जो भी मैं लिखूंगा, जब मैं उसको रन करूंगा तो पहले वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास जाएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको एक लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा और फिर वो कंप्यूटर सिस्टम्स को देगा। तो यहां पर जो यानी कि जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। यहां पर कौन सी इनपुट, कौन सी लैंग्वेज होगी? वो होगी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मैं इनपुट करूंगा, यानी कि वो दूंगा मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर फिर क्या करेगा, यानी जैसे ही मैं अपना पाइथन का प्रोग्राम रन करूंगा, या मैंने किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, जावा में लिखा हुआ है, सी शार्प में लिखा हुआ है, या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू जाएगा होता हुआ कंप्यूटर सिस्टम्स के पास, कंप्यूटर के पास। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर से होते हुए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और फिर कंप्यूटर सिस्टम्स को दिया जाता है ताकि वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो प्रोग्राम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है ये। ठीक है। ये क्या है? प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड देन एग्जीक्यूशन। ठीक है जी। पहले प्रोग्राम क्या होता है? कंपाइल होता है, ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो ये एक जब आप एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम पहले कंपाइलेशन के लिए जाता है, ट्रांसलेशन के लिए जाता है, यानी वो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज में जाता है, अगर उसमें कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होता है तो फिर आप इसी फेज में रुक जाते हैं, सबसे पहले आप एरर फिक्स करते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर मैं एक और इसमें लिख देता हूँ स्टेटमेंट, प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इफ नो एरर। नहीं, बल्कि नहीं, ये तो यहीं पे हमारे पास पता चल जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई एरर नहीं होगा देन फिर एग्जीक्यूशन होगी। पहले प्रोग्राम कंपाइल होगा, इफ फाउंड नो एरर देन एग्जीक्यूशन। ठीक है। यानी पहले कंपाइलेशन, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के प्रोसेस में पहले कंपाइलेशन होती है, अगर उसमें कोई एरर नहीं है प्रोग्राम के अंदर तो फिर एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की। जाहिर है अगर एरर होगा प्रोग्राम में तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो तो एरर दे देगा ना। तो ये है जो चीज़ है। तो हमने ये चीज़ समझ ली कि भाई ये प्रोसेस होता है। ठीक है जी। तो ये अब हमेशा अपने, अभी ये मैं आपको और इसमें एलाबोरेशन कर देता हूँ इस पिक्चर की कि ये है क्या पिक्चर, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं कंप्यूटर साइंसेस के। अगर आप लेट्स से एक डेवलपर भी बन रहे हैं, प्रोग्रामर भी बन रहे हैं, तो आपको इस पिक्चर का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पिक्चर समझ आ गई एक दफ़ा और इसका फ्लो समझ में आ गया, तो आप कोई भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये फ्लो पता है। तो ये फ्लो जो है, मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये फ्लो है क्या और ये क्या होता है। ठीक है। देखें, इस डायग्राम को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी आप प्रोग्राम लिखें तो आपके माइंड में ये फ़्लो होना चाहिए कि भाई ये फ़्लो होता है कंप्यूटर्स का, कि वो एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट लेते हैं। यानी कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन सी होगी जिनसे हम कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं? एक तो कीबोर्ड हो गया,
सेकंड माउस हो गया, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हो गए। ये सारे हमारे क्या होंगे, वाया ये इनपुट्स कहलाएंगे, जो कि हम इनपुट देते हैं। किसको इनपुट देते हैं? हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हमारी इन इनपुट्स को रिसीव करता है, उसके अगेंस्ट जो भी हमने इनपुट दी होती है वो सब प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, और आपको क्या कर देता है, आउटपुट देता है। और वो आउटपुट आपको कहाँ पर, आउटपुट डिवाइसेस पे, प्रिंटर पे, या फिर मॉनिटर या स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आती है। ठीक है, तो ये एक फ़्लो है जो कि आप अगर इस फ़्लो को डिटेल में भी देखना चाहें तो हमने जो मैंने पहली क्लास जो हमारी थी टेककोर्स 51 की, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल की, CS 51 की, उसमें बहुत डिटेल में ये पूरा इसका रीज़न बताया हुआ है कि ये ऐसा फ़्लो क्यों बना है। क्योंकि इंसान भी इसी फ़्लो में काम करते हैं। वो एक्सटर्नली इनपुट लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से इनपुट ले रहे होते हैं, अपने माइंड को, जो कि इंसान का दिमाग, ज़हन, वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी वो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, वो उन इनपुट्स को प्रोसेस करता है और उसके अगेंस्ट में वो फिर कुछ आउटपुट जनरेट करता है या आउटपुट देता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो उसको बहुत डिटेल के अंदर हमने CS 51 का जो पहला कोर्स है वो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स का, उसके अंदर बता समझाया हुआ है कि ये क्यों इस तरह का फ़्लो रखा गया और बनाया गया है। तो अगर कोई देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। टेककोर्स 51 का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप CS 51 की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उसमें पहला जो फर्स्ट क्लास है CS 51 की, तो उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम आपको जो लिंक है ना, इसका फर्स्ट जो क्लास थी CS 51 कंप्यूटर साइंस की, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जनाब ये हमारा फ़्लो है। कंप्यूटर प्रोग्राम एज अ इनपुट जाते हैं, उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम जब एज अ इनपुट जाते हैं तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, उन प्रोग्राम्स को, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते हैं ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सके। ठीक है जी, तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है प्रोग्राम्स को बनाने की। प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जनाब वो हाई लेवल लैंग्वेज में इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आसानी से लोग लिख सकें, हर कोई उस पे काम कर सकें। और पाइथन तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसके लिए कहा जाता है कि पाइथन इज़ फॉर एवरीवन। हर इंसान पाइथन पे काम कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, उसका ताल्लुक किसी भी डिसिप्लिन से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो। क्योंकि पाइथन जो है वो जब से आपको ये पता है, एक तो है ये बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज, बहुत आसान है। आप इसको अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको कंप्यूटर सिस्टम्स का पता है, तो आप इसको आराम से इसमें कोडिंग कर सकते हैं और इससे अपनी आउटपुट को जनरेट करा सकते हैं। और इंतहाई समझ लें आसानी से आप बड़े-बड़े प्रोग्राम्स, बड़े-बड़े टास्क जो हैं इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बनी बनाई बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, और मैंने जैसे बताया कि तकरीबन तमाम ही डिसिप्लिन्स में इसकी एप्लीकेशन है, स्पेशली एआई और मशीन लर्निंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा, यानी कि वो एआई और मशीन लर्निंग में अगर पाइथन नहीं है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस लैंग्वेज में काम हो रहा है वो पाइथन है। अच्छा, इसकी एक मैं आपको एक इसके एक एविडेंस ये भी देता हूँ कि आप ये देखें कि हमारे पास जो रिसर्च करती हैं ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी के हवाले से, लेट्स से गार्टनर है, ठीक है, और ये बल्कि, तो इसमें देखें जितने भी सर्वेज़ हैं, ये मुख्तलिफ सर्वेज़ इन्होंने किए हैं, इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, बिजटैक्स के ऊपर। तो इसमें जितने भी सर्वेज़ किए हैं उसमें जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो पाइथन ही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ आते हैं, ये देखें, पाइथन सबसे टॉप पर पाइथन है, उसके बाद सारी लैंग्वेज उसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल ही इसमें आए ना, अगर आप टॉप पर इसमें ये देखें, ये जो सर्वेज़ हैं, जैसे एक सर्विस में ये मेंशन किया हुआ है जो कि टीओबी ने करवाया है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कम्युनिटी है, उसमें भी जो सबसे टॉप पर लैंग्वेज है वो ये है पाइथन, देखें। ठीक है, इसमें जो रेटिंग है इसके 23.84 है, उसके बाद फिर C++ है। फिर किसने सर्वे कराया, फिर आगे और हम देख लेते हैं। ऑक्टावर्स ने जो सर्वे कराया है, गिटहब ऑक्टोवर्स ने जो सर्वे कराया है, उसमें भी नंबर 1 सबसे टॉप पर पाइथन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, ये देखें। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत है, दुनिया में डिमांड बहुत है पाइथन की, बहुत हाई राइज है। ठीक है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, जावा फिर दूसरा आता है। फिर आप ये देखें कि ये एक और पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से एक और सर्वे है जो किया गया है, उसमें भी जो सबसे टॉप पर लैंग्वेज है वो क्या है, पीवाई पाइथन है। ठीक है, 67.6% सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेज हैं। फिर आप ये देखें कि
ये सर्वे जो स्टैक ओवरफ्लो का है, जो एक बहुत बड़ी समझ लें कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन की एक वेबसाइट है। स्टैक ओवरफ्लो, अगर आपको कोई प्रोग्राम में एरर आता है तो आप गूगल में सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो आपको गूगल टॉप पे साइट दिखाता है वो स्टैक ओवरफ्लो की, जहाँ पर आपको अपने प्रॉब्लम्स के, प्रोग्राम्स के, एरर्स के अगेंस्ट के इश्यूज आपको मिल जाते हैं स्टैक ओवरफ्लो में। तो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो ने भी ये रेट किया है कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो पाइथन है। देखें इसकी इसकी बार देखें कितनी बड़ी है। ये इसकी पॉपुलैरिटी का समझ लें कि एक आपके सामने स्टैट्स हैं। अच्छा, अब ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन, IEEE ने भी सर्च किया है। लेकिन जितनी भी बड़े सर्वेज हैं, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो जो सर्वे किए हैं, सब में सबसे टॉप पर कौन सी है? पाइथन लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पाइथन की पॉपुलैरिटी में जो इजाफा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि दुनिया में जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उसके अंदर एआई की एडॉप्शन बढ़ गई है। और एआई को जो जितना अच्छा एआई की लाइब्रेरीज़, चाहे वो जनरेटिव एआई की हों या कन्वेंशनल एआई की हों, जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से, जितना एक्सटेंसिव काम एआई का पाइथन में हुआ है और किसी लैंग्वेज में नहीं हुआ। तो ये वजह है क्योंकि एआई की एडॉप्शन बढ़ गई है। हर कोई अब एआई के ऊपर आ रहा है, चैट जीपीटी पे आ रहा है, डीप सीक पे आ रहा है, या फिर और दूसरी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की के लिए लोग एआई को ला रहे हैं। इवन कंप्यूटर सिस्टम्स तक में हर आप देखें जितने भी बड़े वेंडर हैं, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, आईबीएम है, कोई भी बड़ा टेक जाइंट है, वो एआई के बगैर बात नहीं करता। वो कहता है हर सोल्यूशन में एआई जो है ना होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट में एआई होनी चाहिए। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट हो, हर प्रोडक्ट के अंदर एआई को इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये वजह है पाइथन के पॉपुलर होने की। एआई के सॉल्यूशंस जो हैं सबसे ज़्यादा बनते ही पाइथन में, तो इसलिए पाइथन को और एआई को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए पाइथन को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी वजह है पाइथन को पढ़ाने की और सिखाने की कि भाई आप लोग सीखें इसको, और एआई पे और पाइथन पे, और जो जो सॉल्यूशंस जो हैं वो पाइथन देती है उस पर आप लोग काम करें। ठीक है, तो ये एक एक इंट्रो था, उसकी हिस्ट्री थी ब्रीफ जो कि हमने पाइथन की बताई। अब बात ये है कि पाइथन को चलाने के लिए, पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हम उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसकी तरफ। तो जी, उसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले देखें, पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए आपके पास जो है आपको सबसे पहले पाइथन का लेटेस्ट एडिशन जो पाइथन 3 है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी उसकी वेबसाइट है पाइथन की, जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। वो वेबसाइट ये रही, python.org.pk पे जाएं। यहाँ पर आएँ, ठीक है, और डाउनलोड्स में आएँ, विंडोज़ में आएँ। ठीक है, तो जो इसका स्टेबल रिलीज़ होगा वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें, जो इसका लेटेस्ट स्टेबल रिलीज़ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जो इसका स्टेबल रिलीज़ होगा ये है, जैसे इसका 13.13.2, इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, कोई प्री रिलीज़ या अल्फ़ा रिलीज़ डाउनलोड ना कीजिएगा। ठीक है, हमें कौन सा रिलीज़ डाउनलोड करना है? पाइथन का जो स्टेबल रिलीज़ है। तो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज़ जो पाइथन का है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको वो यहाँ पर ले आएगा, इसके पेज के ऊपर डाउनलोड के। और एक सेकंड, बल्कि यहाँ से आप आएँ और ये रहा पाइथन डाउनलोड, ये रहा डाउनलोड फॉर पाइथन विंडोज़ के लिए, ये रहा। यहाँ से आप क्लिक करें, इस बटन को प्रेस करें तो ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, सेकंड, जब ये डाउनलोड हो जाती है तो फिर मैं बताता हूँ कि उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमें उसका IDE इंस्टॉल करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो IDE हमारे पास पाइचार्म का भी यूज़ होता है और इसके अलावा VS कोड भी यूज़ होता है। तो पाइचार्म और VS कोड दोनों में से कोई भी IDE आप यूज़ कर सकते हैं। हम VS कोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो ये फ्री भी है और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो हम इसलिए VS कोड को यूज़ करेंगे। वैसे पाइचार्म भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है पाइथन की कोडिंग को करने के लिए, उसके प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले VS कोड को डाउनलोड करना है। अच्छा, अब स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, पहला स्टेप क्या होगा जनाब? हम ये लिख लेते हैं कि पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें नंबर 1 क्या करना पड़ेगा जी? हमें
वी एस कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड वी एस कोड, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, डाउनलोड इंस्टॉल वी एस कोड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है जी, पाइथन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड पाइथन, डाउनलोड पाइथन स्टेबल रिलीज, स्टेबल रिलीज जो स्टेबल हो। हमने जो अभी डाउनलोड किया है वो 13.12 है, 3.12 है। ठीक है, वो डाउनलोड किया हमने। ठीक है, तो वी एस कोड जो है वो आप कैसे करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करें, जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप आकर गूगल पे लिख लें डाउनलोड वी एस कोड, तो आपको ये यहाँ ले जाएगा, डाउनलोड वी एस कोड, क्लिक करें और ये वी एस कोड की वेबसाइट आ गई। इसमें आपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, वैसे ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी मौजूद है, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, लेकिन हमने कौन सा करना है, इसका विंडोज़ वाला वर्जन करना है। विंडोज़ वाले वर्जन के करने के लिए जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो ये हमें डाउनलोड का ऑप्शन देगा यहाँ पर कि भाई आप डाउनलोड कर सकते हैं वी एस कोड को। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, वी एस कोड को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी वी एस कोड की भी। तो आपके पास वी एस कोड की भी डाउनलोडिंग देखें स्टार्ट हो गई है, पाइथन मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो अब चूंकि मैंने, अब आपने सिंपल कुछ नहीं करना, जब ये वी एस कोड डाउनलोड हो जाए तो उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये वी एस कोड इंस्टॉल किया हुआ है, ये पहले ही मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करके और फिर पाइथन को हमने कॉन्फ़िगर करना है वी एस कोड के साथ। तो वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले आते हैं इस तरफ के, हमने जो यहाँ आएंगे, पाइथन है, इस पर डबल क्लिक करना है। ये पाइथन का वर्जन हमने डाउनलोड किया हुआ है। एक सेकंड, इस पर रन पे क्लिक करें। इसमें दो इसमें क्लिक हो गया, मैं दोबारा से चलाता हूँ। डबल क्लिक करें, रन पे क्लिक कर दिया आपने, इस तरह से सेटअप चलना हो जाएगा पाइथन का शुरू। अच्छा, इसमें ये आपने करना है, जैसे ये सेटअप चलना शुरू होगा तो आपने कस्टम इंस्टॉलेशन में जाना है। कस्टम इंस्टॉलेशन में जाकर आपके पास डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी ड्राइव होगी, सी ड्राइव में ना कीजिएगा, ओएस पार्टीशन पे ई ड्राइव या डी ड्राइव या एफ ड्राइव जो भी हो, उसके अंदर आपने पहले एक फ़ोल्डर बनाना है। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखें आप आएंगे, जैसे मैं एफ ड्राइव पे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर पाइथन का एक फ़ोल्डर बनाया इस तरह से, ये पाइथन का एक फ़ोल्डर बनाया। अब मैं ये डायरेक्टरी दूंगा अपने जहाँ पर कि पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, यहाँ से ब्राउज़ कीजिएगा, ब्राउज़ करके जो फ़ोल्डर जहाँ पे आपने करना है वहाँ आएंगे, एफ़ में आ गए और पाइथन में आएंगे आप। ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंस्टॉल पाइथन 13.13 फॉर ऑल यूज़र्स, इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी यूज़र्स इस कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन करेंगे उन सबको ये अवेलेबल होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने कुछ चीज़ों को चेक रखना है। ठीक है, प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, अच्छा ठीक है जी। उसके बाद हमने किया इसको जी नेक्स्ट। अब इसने बताया कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप टू, यस यस यस। तो ये पाइथन की देख रहे हैं आप, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में ही पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर हम इस पाइथन को, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर जो है ना उसको डाउनलोड कर रहे हैं। बेसिकली पाइथन का जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड कर रहे हैं। फिर हम पाइथन का जो इंटरप्रेटर, मैंने आपको बताया था कि जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, दो टाइप के होते हैं।
चलें ये मैं बता देता हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं, एक फ़ेज़ हमने अभी ये डिस्कस किया था ये यहाँ पे, कि जी लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है, एक प्रोसेस होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन का। ये जब हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में, मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो कंप्यूटर सिस्टम को दिया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर ये जो प्रोसेस है ये इसको दो तरीके से अचीव किया जाता है, ठीक है। दो वेज हैं, दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू इस प्रोसेस को, प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है हाई लेवल से लो लेवल के अंदर। एक को कहते हैं एक को कहते हैं इंटरप्रेटर, सेकंड कहलाता है कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहलाते हैं कि जो आपके हाई लेवल के प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और उसको एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, कि भाई इसको एग्जीक्यूट कर दें। अब बात ये है कि हमारे पास जो पाइथन लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज जो है वो इन दो में से किसी एक मेथड को यूज़ करती है अपनी हाई लेवल लैंग्वेज की, यानी कि हर हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इन दो में से किसी भी एक मेथड को यूज़ करती है अपने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में, ठीक है। तो हमारे पास जो पाइथन हम जो पाइथन यूज़ कर रहे हैं, पाइथन यूज़ करती है इंटरप्रेटर की कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। उसके उसके यहाँ जो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है फ्रॉम हाई लेवल से लो लेवल में, वो इंटरप्रेटर के थ्रू होता है, ठीक है। तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो कंपाइलेशन लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। जैसे जावा हो गया या सी हो गया, ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। वो कंपाइलेशन को यूज़ करती हैं, वो कंपाइलर को यूज़ करती हैं अपने प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली है। जब पाइथन का सेटअप हो जाएगा, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पाइथन का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यानी खुद इटसेल्फ पाइथन का इंटरप्रेटर होगा, उसको हम ऐड करेंगे किसमें, वीएस कोड के आईडीई के अंदर, ताकि वीएस कोड में जब हम प्रोग्राम लिखें पाइथन का तो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकें और हमारे प्रोग्राम को जब हम रन करें वीएस कोड के थ्रू पाइथन का प्रोग्राम, तो वो उसको ट्रांसलेट भी करे लो लेवल लैंग्वेज में और आगे वो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे सीपीयू को और कंप्यूटर को दें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जी हमारे पास पाइथन का सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। तो अब हम पाइथन हमारा इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, वीएस कोड को ओपन करते हैं। ये हमने वीएस कोड को ओपन किया। आप जब अपने पास वीएस कोड ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से न्यू विंडो आएगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से न्यू विंडो आएगी। आपने सबसे पहले आना है किसमें, एक्सटेंशंस में, ठीक है। ये आ गया एक्सटेंशंस में, और यहाँ एक्सटेंशन में आपने लिखना है पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है आपने इसमें वीएस कोड की। पाइथन लेके एंटर करेंगे तो ये भी एक्सटेंशन सर्च करेगा। पाइथन की एक्सटेंशन इसने सर्च कर ली है, जैसे आपके सामने है, ठीक है। ये नज़र आ रही है आपको पाइथन की एक्सटेंशन, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा, पाइथन की एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट विद एक्सटेंशन। अच्छा, अभी मैं ये करता हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ पहले, इसको दोबारा से हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास जब अगर ये नहीं होगी इंस्टॉल ऑलरेडी, तो आपके पास इस तरह से ये बटन आ रहा होगा पाइथन का कि इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो आपने इंस्टॉल का बटन प्रेस करना है। तो आप ये देखिएगा अभी थोड़ी देर में ये जो एक्सटेंशन है पाइथन की, ये वीएस कोड में इंस्टॉल हो जाएगी और ये 3 बटन एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि भाई पाइथन जो है उसकी एक्सटेंशन आपके वीएस कोड में इंस्टॉल हो चुकी है, जो कि क्या क्या काम आपको, क्या क्या फीचर्स देगी ये एक्सटेंशन, ये प्रोवाइड करेगी एक्सेस पॉइंट्स फॉर एक्सटेंशन टू सीमलेसली इंटीग्रेट एंड ऑफर सपोर्ट फॉर व्हाट, इंटेलिजेंस देगी। यानी कि जब आप पाइथन का सिंटैक्स लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके मेथड्स, उसके फंक्शंस, उसकी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी आपके एडिटर में। डिबगिंग की फैसिलिटी देगी आपको, फॉर्मेटिंग और लिंटिंग की फैसिलिटी देगी, और क्या क्या फैसिलिटेट करेगी आपको ये एक्सटेंशन, आपको लिंटिंग कोड नेविगेशन की देगी, रीफैक्टरिंग की देगी, वेरिएबल एक्सप्लोरर की देगी, टेक्स्ट एक्सप्लोरर देगी और मोर। ये सारी चीज़ें आपको इस एक्सटेंशन में मिलेंगी, ठीक है जी। अब हमने एक्सटेंशन तो कर ली इंस्टॉल, एक्सटेंशन यहाँ पर आगे इंस्टॉल। अब हमने क्या करना है, जो हमने पाइथन अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल की है उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना है। यानी दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, यानी कि हमने पहला स्टेप क्या कर लिया भाई, वीएस कोड डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, डन हो गया। फिर हमने दूसरा स्टेप इसमें क्या किया कि हमने पाइथन एक्सटेंशन इंस्टॉल पाइथन
एक्सटेंशन इन VS कोड। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेप किया हमने। थर्ड स्टेप हमने क्या किया, हमने ये किया कि डाउनलोड बल्कि नहीं, पहला हमने स्टेप ये किया, दूसरा हमने किया कि डाउनलोड पाइथन फ्रॉम python.org से डाउनलोड किया स्टेबल रिलीज, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। ठीक है। उसके बाद हमने जब इसको भी पाइथन को भी इंस्टॉल कर लिया, VS कोड को भी इंस्टॉल कर लिया, तो फिर हमने क्या किया, इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन इन VS कोड। अभी हमने फिर तीसरा स्टेप क्या किया था, VS कोड के अंदर हमने पाइथन की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की है। इस तरह से ये इंस्टॉल हो गई। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पाइथन डाउनलोड की थी, ये पाइथन जो हमने सेकंड स्टेप पे पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल की थी, इसको इसके साथ VS कोड की इस एक्सटेंशन के साथ और VS कोड के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नाउ थर्ड फोर्थ फाइनल स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेट पाइथन इंटरप्रेटर विद VS कोड। आप VS कोड के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि आप यहाँ आ जाए। ठीक है जी, यहाँ आने के बाद इसको आप यहाँ से एक्सटेंशन को तो यहाँ से ख़त्म, यहाँ से कैंसिल कर दें। अब आप प्रेस करेंगे बटन कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर पाकिस्तान। कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट शो कर देगा कि भाई आपने ये बता दें कि किसके कौन से पाइथन के इंटरप्रेटर को सेलेक्ट कर लें। आप जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आपका पाइथन का इंटरप्रेटर कहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो मेरा पाइथन का देख लें इंटरप्रेटर कहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है, यहाँ इंस्टॉल हुआ हुआ है, एफ ड्राइव के अंदर, पाइथन के अंदर python.exe के नाम से मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एफ ड्राइव है, इसमें देखें ये बना हुआ है, ये मेरे पास देख रहे हैं, इसमें इंस्टॉलेशन हो गई ना। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये देखें, ये python.exe है, ये फाइल है मेरे पास python.exe की, पड़ी हुई है ना एफ ड्राइव के अंदर, ये पड़ी हुई है। तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है जी, अब ये मैंने जैसे ही सेलेक्ट कर लिया तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, न्यू फाइल जब करूँगा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथन की फाइल बनाने जा रहे हैं। हाँ जी, पाइथन की फाइल बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूटिलाइज करते हुए आप अपना काम कर सकते हैं और यहाँ पर आप पाइथन का कोड लिखकर और उसको रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब मैं पहला प्रोग्राम अगर लिखता हूँ प्रिंट, देख रहे हैं अब ये जो मेथड्स आ रहे हैं आपके पास, जैसे मैंने ये लिखा, ये जो प्रिंट, ये कौन ला रहा है, ये इंटेलिसेंस के थ्रू आ रहे हैं। जो पाइथन का हमने इसके अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है VS कोड के अंदर, ये वो है जो वर्क कर रहा है पाइथन के इंटर। अब मैं जब इसको यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, लेट से मैंने पहला प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड, ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड को। अब मैं जब इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, यहाँ से रन पाइथन फाइल को, बिल्कुल, तो एक सेकंड रुकिएगा, एक्चुअली ये पहले सेव करने जा रहा है ना, एक सेकंड रुको, मैं सेव कर लेता हूँ पहले इसको, हमने इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि इसको हम सेव कर लें। अच्छा देखें, हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर, एफ ड्राइव में ही आए, ये आपके पास VS कोड था ना जहाँ पे मैं टेस्ट, जैसे कि एक मिनट सेकंड रुकिएगा, यहाँ फाइल में आएंगे और यहाँ पर आप एक ओपन फोल्डर कर लें। ठीक है, कि जहाँ पर आप अपना पाइथन का कोड रन करेंगे। तो जैसे मैंने क्या किया है कि मैंने एफ ड्राइव पर एक फ़ोल्डर बना लिया सेपरेट से, उसका नाम रखा मैंने पाइथन कोड के नाम से। ये पाइथन कोड के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। उसके अंदर जैसे मैं अगर आज जो सोर्स कोड लिख रहा हूँ वो उसके अंदर पाइथन कोड के अंदर मैंने एक और डायरेक्टरी क्रिएट की लेक्चर 1 के नाम से, उसमें उसको सेलेक्ट कर लिया और इस फोल्डर को पहले आप सेलेक्ट कर लें इस तरह से। ठीक है, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके पास एक डेडिकेटेड फोल्डर आ गया। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम अब फाइल क्रिएट कर ली, बल्कि मैं पहले इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। पहले तो ये फोल्डर सेलेक्ट होकर आ जाएगा, फोल्डर को ओपन कर लें, अभी मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करें, एक नई फाइल ऐड कर लें, न्यू फाइल ऐड कर लें, यहाँ से प्लस से न्यू फाइल ऐड करेंगे तो उसका नाम दे लें आप, जैसे कि हेलो स्मॉल में हेलो वर्ल्ड डॉट, अच्छा एक्सटेंशन हमने PY देना है।
ठीक है, .py पाइथन का। अब यहाँ पर आप प्रिंट लिखेंगे तो मैंने ये बता रहा था कि जो इंटेलिजेंस वर्क कर रही है इसके अंदर, देखें ना फंक्शन खुद ही आ रहे हैं, आपको बता रहा है कि ये आप इसमें str लिखें और डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि प्रिंट्स द वैल्यू टू द स्ट्रीम और द ss.std आउटपुट बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सारी जो चीज़ें बता रहा है, ये कौन बता रहा है? वो जो पाइथन का प्लगइन हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है VS कोड के अंदर, वो ये बता रहा है। और उस प्लगइन के साथ हमने अटैच किसको किया है? अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को, अपने पाइथन के उस सॉफ्टवेयर को जो हमने python.org से 3.12 डाउनलोड किया, उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो अब ये हमें पूरा मुकम्मल तौर पे एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हमारा रेडी हो गया। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद में इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम यहाँ आ जाएंगे, रन पाइथ। तो जैसे ही हम रन का बटन प्रेस करेंगे तो देखें ये हमारे पास आउटपुट आ गई कंसोल के ऊपर, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये पूरा सेटअप है पाइथन का जो कि आपने करना है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स थे इसके, जो 4 स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हैं। नंबर 1 VS कोड इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड करना है आपने, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन के सॉफ्टवेयर को फ्रॉम python.org, 3.12 था वहाँ पर लेटेस्ट। फिर उसके बाद इंस्टॉल करना है पाइथन की एक्सटेंशन को आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है कहाँ पर, इन VS कोड के अंदर। उसके बाद फिर इंटीग्रेट करना है पाइथन इंटरप्रेटर को विद VS कोड। उसके लिए क्या करेंगे आप, VS कोड के अंदर क्या लिखेंगे, क्या प्रेस करेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। तो जब शिफ्ट कंट्रोल प्लस P, यहाँ पे जैसे अगर मैं आकर यहाँ पर लिखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस करता हूँ तो मेरे पास मुझे ये सिलेक्शन दे देगा कि आप पाइथन का इंटरप्रेटर सेलेक्ट करें। तो आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपने पाइथन को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए मैंने पाइथन को यहाँ इंस्टॉल किया था तो मैंने फिर इसको सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। इसी तरह से आप अपने पीसी में, कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पे भी पाइथन को इंस्टॉल करेंगे उस इंटरप्रेटर को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, वापस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये पाइथन का हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम रेडी हैं, हम प्रोग्राम लिख सकते हैं इस हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। हमने इंटरप्रेटर पाइथन का इंटीग्रेट कर दिया है। नाउ वी आर रेडी टू राइट एनी प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें आपको बतानी है पाइथन की, कि भाई पाइथन में क्या कैसे वर्क होता है। ये हमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई ये कंप्यूटर सिस्टम्स किस तरीके से इनपुट लेते हैं और किस तरह से आउटपुट लेते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये मैं बता भी चुका हूँ कि अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे TechWords 51 के, वहाँ पर CS51 के अंदर जो पहला लेक्चर है उसको सुन लें, तो वो उसमें ये सारी डिटेल दी हुई है इसकी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये जो आपको पता है कि पाइथन एक जो भी प्रोग्राम होता है, बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट्स कमांड्स टू अचीव स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब है आपके पास कंप्यूटर। कंप्यूटिंग का वर्ड कहीं पे भी यूज़ हो उसका मतलब आप समझ जाइएगा CPU, रैम, हार्ड डिस्क, या दूसरे मायनों में कंप्यूटर की बात हो रही है। इस कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मैंने आपको बता दिया, इंटरप्रेटर्स होते हैं और कंपाइलर होते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। कंपाइलर एक साथ ही पूरे प्रोग्राम को रीड करते हैं और उसके बाद आपको वो जो भी एरर्स होते हैं कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर वो दे देते हैं। पाइथन क्योंकि इंटरप्रेटर को यूज़ करती है तो इसलिए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देती है आपको। यानी कि अगर किसी भी लाइन पर एरर मिलेगा ये वहीं पे प्रोग्राम इसका स्टॉप हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। जबकि कंपाइलर्स में क्या होता है कि आपका पूरा प्रोग्राम एक दफ़ा कंपाइल हो जाता है, उसके एरर्स आपके सामने आ जाते हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन में जाते हैं आप, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क। जैसे कि मैं समझा भी देता हूँ, जैसे जावा है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसमें आप काम करते हैं और प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे कि एक जावा का प्रोग्राम है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक जावा में प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम मैं जावा की लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो इसमें जावा क्योंकि कंपाइलर को यूज़ करती है तो पहले मुझे इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जावा के कंपाइलर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। तो फ़र्क क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें ये जावा यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा जावैक, ये जावा के कंपाइलर का नाम है जावैक, और उसके बाद आपने अपनी प्रोग्राम फाइल का नाम दिया जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो ये कंपाइलर ने प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसके बाद उसने एक बाइनरी फाइल जनरेट कर दी जो क्या है, जो कि क्लास फाइल है, ठीक है। ये इसने एक बाइनरी फाइल जनरेट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपको शो करने के लिए एक एरर प्रोड्यूस करता हूँ। वो कैसे कि मैं ये यहाँ से एक करली ब्रेसेस को मैंने हटाया, इस प्रोग्राम को सेव किया। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, जावैक
हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। अब मैंने जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो इसने क्या किया, पूरे प्रोग्राम को रीड किया कंपाइलर ने, और जहां जहां पर एरर्स थे, जो जो एरर्स थे, वो सारे एरर्स मुझे इसने एक साथ दिखा दिए, यानी 4 एरर्स दिखा दिए। पाइथन में ऐसा नहीं होगा। पाइथन में जब आप प्रोग्राम को रीड करेंगे तो वो जिस लाइन पर एरर होगा उस लाइन का ही आपको बताएगा खाली कि भाई ये इस लाइन पर एरर आया, बस आगे की जो लाइंस हैं उनको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, ना उन पे एरर बताएगा आपको। जबकि ये आपको सारी लाइंस की इसने टोटल बता दी, टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितने हैं, 4 हैं। पाइथन में क्या होगा, एक ही एरर आएगा, जिस लाइन पे एरर होगा वहीं पर इंटरप्रेटर रुक जाएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो जिस लाइन पे एरर होगा वहीं पे खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम डेड हो जाएगा आपका और आपको एरर शो कर देगा। जो लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज करती हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर, वो पूरे प्रोग्राम को रीड करती हैं और उसके अंदर जहां जहां पर भी एरर होते हैं वो आपको एक साथ कंपाइलेशन फेज में दिखा देती हैं। जैसे कि जावा के प्रोग्राम में एरर आया तो दिखा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को करेक्ट करता हूं तो देखें, अब मैंने रीड कर लिया कि यहाँ पर था, मैंने इसको दोबारा से सेव किया। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता हूँ। अब जब मैंने कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं आया। अब यही चीज़ हम ज़रा इसमें करते हैं, आपके पाइथन में करते हैं। मैं ऐप ड्राइव में आया, CD पाइथन में आया, पाइथन कोड के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे पाइथन कोड का, CD पाइथन कोड dir किया मैंने, CD लेक्चर 1 में आया dir। अब मेरा ये प्रोग्राम है hello world डॉट py का, ठीक है, यही प्रोग्राम था ना जो हम रन कर रहे थे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसको इस तरह भी रन कर सकते हैं, पाइथन, ये उसके इंटरप्रेटर का नाम है पाइथन, और आगे आप फाइल नेम दे दें .py, तो देखें आउटपुट आ गई आपके पास, पाइथन हेलो वर्ल्ड डॉट py, क्योंकि इस प्रोग्राम में कोई एरर ही नहीं है तो हेलो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट आई एम, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन। ये मैंने एक सेकंड लाइन लिखी यहां पर, ठीक है। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ सेव करके, सेव, मैंने इसको कंट्रोल सेव किया और इस प्रोग्राम को चलाएं। तो देखिए मेरे पास दोनों प्रोग्राम की लाइंस प्रिंट हो गई। जो भी प्रोग्राम में मैंने लिखा था कि पहले क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, फिर लिखो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको शो करता हूँ कि देखिए मैं अभी मैं जानबूझकर इस प्रोग्राम में एक एरर प्रोड्यूस करूँगा। कैसे कि मैंने ये क्या किया कि यहाँ से सिर्फ ये डबल कोट हटा दिया। देखें इस प्रोग्राम में एरर आ गया है, अभी इसने सेंस कर लिया है कि स्ट्रिंग लिटर इज अनटर्मिनेटेड। ये है वो पाइथन का प्लगइन जो हमने VS कोड का इसके अंदर इंटीग्रेट किया, ये वो है जो वर्किंग करके आपको बता रहा है भाई इस प्रोग्राम में ये एरर है इस लाइन के ऊपर, इसको सही कर लो। क्या है कि स्ट्रिंग लिटरली इज अनटर्मिनेटेड, यानी जो आप स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पे वो अनटर्मिनेटेड है, यानी एक कोड तो दिया हुआ है दूसरा नहीं दिया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क बता रहा हूँ आपको। कंपाइलर ने क्या किया था, प्रोग्राम पूरे को रीड करके सारे एरर एक साथ दे दिए थे। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, तो वो एक लाइन तो एग्जीक्यूट करेगा लेकिन दूसरी लाइन पे आपको क्या कर देगा, एरर दे देगा। या बल्कि एक काम करते हैं, इस लाइन को नहीं बल्कि हम इस लाइन को करते हैं ताकि हमें और अच्छे से अंदाजा हो जाए। हमने फर्स्ट लाइन पर वो किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करता हूं, देखें तो उसने क्या किया, आपको एरर दे दिया। उसने बताया कि भाई इस लाइन पर एरर है आपके, सिंटैक्स एरर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड लाइन नंबर 1। उसने लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 को पढ़ा ही नहीं। उसको जिस लाइन पर एरर आएगा इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको सही कर देते हैं, एक और लाइन प्रेस करते हैं, प्रिंट करते हैं और इसको लिखते हैं आई एम ऑन थर्ड लाइन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लाइन पर एरर प्रोड्यूस किया थर्ड लाइन पर, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको सेव करके, मैंने सेव कर लिया प्रोग्राम को, अब मैं रन करता हूं तो देखें इसने क्या किया, इसने मुझे जिस लाइन पर एरर था उस लाइन पर एरर प्रोड्यूस करके मुझे दे दिया। इसने बताया कि भाई लाइन नंबर 3 पे आपके पास ये एरर है, ठीक है, उस लाइन का इसने बताया। बाकी लाइनें इसने रीड कर ली, हाँ वो सही है। तो जिस लाइन पर एरर होगा सिर्फ उसी लाइन पर आपको एक एरर ही देगा पाइथन का प्रोग्राम, क्योंकि इंटरप्रेटर है, एक एक लाइन रीड कर रहा है। इस तरह नहीं है जावा की तरह कि वो सारी लाइनों को रीड करके और आपको सारे सिंटैक्स दे रहा है। जैसे जावा के प्रोग्राम ने क्या किया था, उसने तो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल किया था ना, उसके पास कितने नंबर ऑफ एरर्स आए थे, 4।
क्योंकि उसने सारे प्रोग्राम को रीड करके और फिर सारे एक साथ आपको सारे एरर्स बता दिए थे, भाई ये एरर्स हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जिस लाइन पर एरर होगा वही लाइन पर आपका रुक जाएगा कोड और वहीं पर आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये है चीज़ जो जिसको हम लाइन बाय लाइन कहते हैं एग्जीक्यूशन, और ये वहाँ पर आपको रुक जाएगा। जैसे मैं लाइन नंबर 2 पे एरर प्रोड्यूस करता हूँ, हर लाइन पे प्रोड्यूस करके देख लें, तो देखें इसने लाइन नंबर 2 का दिया एरर, लाइन नंबर 1 को पास कर दिया, लाइन नंबर 3 पे तो अभी गया ही नहीं है ना, और लाइन नंबर 2 पे रुक गया क्योंकि वहीं पे उसको एरर मिल गया। तो ये एक फ़र्क है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में। जब प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करके देते हैं हाई लेवल से लो लेवल में, ताकि कंप्यूटर सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ लो लैंग्वेज को यानी मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा ओवरव्यू था। अब हम आते हैं कि हमारे पास मज़ीद जो चीज़ें हैं जो हमने करनी है आगे, ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गए, इन्वायरमेंट हमने सेटअप कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारा थोड़ा सा हम इसको पाइथन के कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसमें हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो पाइथन इज़ फॉर एवरीवन, ये मैंने बता दिया है, आपको पता है कि भाई हर इंसान, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हो, किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक है, बच्चा हो, छोटा हो, जवान हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वो पाइथन को यूज़ कर सकता है। पाइथन इतनी आसान लैंग्वेज है और हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की फैसिलिटी आपको देती है। उसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद है जिनको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। और स्पेशली जब से एआई आई है तो एआई की जितनी अच्छी सपोर्ट मौजूद है वो तो किसी और लैंग्वेज में है ही नहीं। तो हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, देखें, हमने सबसे पहले फंडामेंटल्स पढ़ने हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसके अंदर के हम पाइथन के बेसिक्स को कवर करेंगे। आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पाइथन के इनपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पाइथन में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं पाइथन की, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं पाइथन में, पाइथन के डिसीजन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, कैसे उन डिसीजन स्ट्रक्चर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पाइथन के लूपिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, पाइथन के फंक्शंस कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर, कलेक्शन डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती है पाइथन में, जैसे लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स को, उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और कैसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी क्लासेस के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्राम नहीं बल्कि हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर ट्राई कैच को कैसे, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है, ये चीज़ हम देखेंगे कि भाई ट्राई कैच एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है पाइथन के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के फंक्शन कौन कौन से पाइथन में यूज़ होते हैं, जैसे रैंडम का फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे, वो हम लाइब्रेरी पूरी डिस्कस करेंगे मैथ्स की। डेट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं पाइथन में, रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये पाइथन के फंडामेंटल्स हैं। ये है पाइथन की फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो ये तो आपने 17 नंबर आइटम तक ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पाइथन की इंटरमीडिएट लेवल की पाइथन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी फंडामेंटल पाइथन ख़त्म हो गई। यहाँ पर ये टॉपिक्स जब आप कर लेंगे 17 टॉपिक, तो फंडामेंटल पाइथन ख़त्म हो गई कि आप एक पाइथन के एक अब आप समझ लें कि बिगिनर लेवल से ऊपर आकर अब आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए, क्योंकि आपको फंडामेंटल्स पता चल गए पाइथन के। नाउ अब जो इंटरमीडिएट लेवल पे हम पाइथन के अंदर करेंगे वो क्या क्या करेंगे, पाइथन की डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करेंगे। यानी जिस तरीके से ये एप्लीकेशन बनी हुई है ना, जैसे फर्ज करें ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एक एप्लीकेशन बनी हुई है, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो हम ये पाइथन में इस तरह की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को कैसे बनाएंगे, जैसे कि एमएस वर्ड की एप्लीकेशन है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमएस वर्ड, ये एक एप्लीकेशन ओपन हो गई ना एमएस वर्ड की। तो ये चीज़ कैसे होगी, ये हम कैसे बनाएंगे ये एप्लीकेशन, जैसे एमएस पेंट की एप्लीकेशन है, जैसे आप बनाते हैं ना एमएस पेंट, ये एक एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे पाइथन के अंदर, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। यानी पाइथन की जीयूआई इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, दो बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की, टिकंटर और टर्टल, उसके थ्रू की जाती हैं। तो इसमें हम मेजॉरिटी में जो वाइडली जो है वो टर्टल यूज़ होती है, तो हम टर्टल और टिकंटर इन दोनों को यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक है, ये है इंटरमीडिएट लेवल पर आएगा पाइथन की प्रोग्रामिंग के। जब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे तो फिर हम ये करेंगे। ठीक है, जीयूआई प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर ये है कि पाइथन के थ्रू आप डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, जो डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इसको कैसे अचीव करते हैं, क्योंकि पाइथन का एक बहुत बड़ा एक वास्ट लाइब्रेरी मौजूद है पाइथन में डेटा साइंस के हवाले से, तो जिसमें कि पैंडाज है, नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है। ये चीज़ें हम करेंगे जब हम
पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन वाला हम पार्ट कवर कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम ये लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। फिर हम आगे आएंगे, हम देखेंगे पाइथन में डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, यानी पाइथन में हम MySQL की डेटाबेस को यूज़ करेंगे और उसके बाद उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि आप अगर वेब एप्लीकेशन डेवलपर बन रहे हैं या आप नॉर्मल GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, फॉर्म बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो आपको बैकएंड डेटाबेस की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं, जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके थ्रू मेन काम क्या हो रहा है, डेटा आप इनपुट ले रहे होते हैं और उसको कहीं डेटाबेस में पीछे बैकएंड में स्टोर कर रहे होते हैं। तो वो कैसे कनेक्टिविटी बनेगी पाइथन की डेटाबेस के साथ, तो उसमें MySQL की डेटाबेस को हम देखेंगे और उसको इंस्टॉलेशन करेंगे, उसकी सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तो फिर उसकी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे पाइथन में, फिर उसमें CRUD ऑपरेशन जो है ना वो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हम वहाँ पे करेंगे। फिर पाइथन की हम एक बैकएंड सर्वर प्रोग्रामिंग के तौर पे कैसे यूज़ हो रही है पाइथन, इसमें देखेंगे। इसमें फ्लास्क जो एक वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का, तो जिसके थ्रू क्या होता है कि आप पाइथन की सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्लाइंट साइड आप HTML में बनाते हैं यूज़र इंटरफेस, चाहे आप रिएक्ट में बना लें, चाहे नेक्स्ट.js में बना लें, और उसमें जो पीछे बैकएंड का कोड जो कॉल होगा फ्लास्क का, यानी कि वो फिर कॉल होगा फ्लास्क में। ठीक है, फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का, ये हम देखेंगे। रेस्ट एपीआईज को देखेंगे, रेस्टफुल एपीआईज कैसे यूज़ की जाती हैं, स्पेशली फास्ट एपीआईज पाइथन में किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या है प्रोसेस, ये इसमें हम देखेंगे। ये सारे इंटरमीडिएट लेवल के हैं। ठीक है, तो इस वक्त अगर हम देखें तो हम पहला टास्क खत्म कर चुके हैं कि हम सेटअप और इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। यहाँ से हमारा टास्क स्टार्ट हो गया। प्रिंटिंग और इनपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं जनाब, ये 2 टास्क आप अचीव कर लें। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने आना है आईडी के अंदर। अभी मैं ये लाइंस इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, एक और फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसका नाम आप रख सकते हैं जनाब, ये मेरी lecture1 की फ़ाइल है, lecture1.py एक्सटेंशन रखेंगे उसका। यहाँ अगर आप प्रिंट की स्टेटमेंट, प्रिंट एक आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंट एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू क्या होता है, आप किसी भी टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर, पाइथन में प्रिंट इज़ अ, अगर मैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हैश साइन को यूज़ कर सकते हैं, या नंबर साइन या चैनल साइन को यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब जब भी हमें कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करानी होगी तो उसके लिए हम प्रिंट को यूज़ करेंगे। अब हम पहली चीज़ क्या प्रिंट करा रहे हैं, जैसे हमने पहली चीज़ प्रिंट ये कराई इसमें कि लेट से मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट ओपन करता हूँ बाइनरी कोड्स के नाम से, लेट से। अच्छा, मैं आया और यहाँ पर लेट से मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको कोड्स मिल जाएंगे। तो इसमें से हम क्या करते हैं, टॉपिक सेलेक्ट करते हैं पहले कोई, चलें यही कोट हम प्रिंट करते हैं। ये जो कोट है, अर्ली टू द बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। ठीक है, इस कोड को हम प्रिंट कराते हैं पाइथन के अंदर। हमने यहाँ से कोड कॉपी किया और यहाँ पे हमने अपने पास प्रोग्राम में पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे ये कोड प्रिंट करा सकता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो मैंने ये कोड किया प्रिंट और ये कोड मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, प्रोग्राम को रन करें, देखें ये कोड प्रिंट हो गया, स्क्रीन पे आ गई आउटपुट। तो ये है। तो इस तरह से आप अपना एक टास्क रख लें कि आप यहाँ से, टास्क आपका क्या है, टास्क नंबर 1, मैं फिर एक कमेंट देता हूँ, आपका टास्क क्या होगा, टास्क नंबर 1 प्रिंट 5, जो भी 5 कोड्स हों वो आप प्रिंट करें, किसी भी कैटेगरी के जो आपको पसंद हो, जैसे कि पॉजिटिविटी, मोटिवेशनल, और मतलब कोई भी, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं। और वेबसाइट आप यूज़ कर लें, ये वाली, ये जो बाइनरी कोड्स की वेबसाइट है, इसको आप यूज़ कर लें। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है कोड्स के हवाले से। यहाँ से आप कोई भी अपनी पसंद के, जो भी आपको पसंद हो, 5 कोड्स लीजिएगा और उसको इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट में लिख के प्रिंट कराइएगा और प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो वो इस तरह से प्रिंट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये पहला टास्क है आपका। इससे आपकी आउटपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना, प्रिंट का स्टेटमेंट यूज़ करना है, पैरेंथेसिस को ओपन किया इस तरीके से और डबल कोट के अंदर लिखना है जो भी लिखना है, सही, और कुछ नहीं करना। और उसके बाद प्रोग्राम को रन करना है, प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे मैं एक कोट यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज आ गई, जैसे नॉलेज के कैटेगरी के मैं कोट्स लेता हूँ यहाँ से। शायद इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वेट वेट वेट।
नॉलेज इज पावर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने कोड्स लेके 5 कोड्स प्रिंट करने, ये आपका टास्क है। ठीक है, टास्क नंबर 1, आपने 5 कोड्स को प्रिंट करना है। ठीक, अच्छा ये तो हो गई इनपुट स्टेटमेंट, ये हमने देख ली, प्रिंट इज एन आउटपुट। अब इसमें आउटपुट स्टेटमेंट भी होती है। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट, सॉरी आउटपुट स्टेटमेंट ये हमने देख ली कि ये इस तरह से आप स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आउटपुट सेंड कर सकते हैं, प्रिंट इज एन आउटपुट स्टेटमेंट। अब हम इनपुट स्टेटमेंट भी देखते हैं। इस डायग्राम को याद रखिएगा, ये जो डायग्राम हमने बनाई थी ना, कि जिसमें क्या होती है, इनपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू इनपुट आती है प्रोग्राम में और आउटपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू आउटपुट जाती है प्रोग्राम से बाहर। ठीक है, तो हमारे पास हम प्रोग्राम इनपुट दे रहे हैं, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हैं। प्रोग्राम एज अ इनपुट जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम के पास, उसमें हमने 2 स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट की, प्रिंट नॉलेज इज अ पावर, अपनी कोड्स लिखे हमने 2 और वो प्रिंट कराए, और फिर वो क्या हुआ, आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कराने ना, तो आउटपुट स्टेटमेंट हमने उसमें मेंशन कर दी भाई ये आउटपुट स्टेटमेंट है, और उसके थ्रू वो मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट हो रहे हैं। अब हम प्योरली एक इनपुट स्टेटमेंट को यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमारे पास इनपुट का फंक्शन होता है। इनपुट के फंक्शन के थ्रू हम इनपुट स्टेटमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इनपुट फंक्शन इज एन इनपुट स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। लाइक लेट्स से, अब मैं एक और कमेंट देता हूँ, और ये कमेंट्स डालने से क्या होता है कि आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है, आपको पता होता है कि आप कर क्या रहे हो, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कमेंट्स लाजमी दिया करें अपने प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर भी आप समझते हो कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कमेंट ज़रूर लिखा करें। तो मैंने क्या किया, नंबर साइन दिया, हैश साइन दिया, मैं लिख रहा हूँ यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं एक इनपुट स्टेटमेंट ले रहा हूँ, इनपुट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एंटर योर ईमेल। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। अच्छा, ये इनपुट स्टेटमेंट जब लेंगे एंटर योर ईमेल, तो ये हमें रिटर्न करेगा, एक चीज़ रिटर्न करेगा, जो भी हमने इनपुट लिया उसको रिटर्न करेगा ये। तो जब वो रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न जो भी आउटपुट होगी उसको हमें प्रिंट कराना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। कैसे, बल्कि पहले मैं आपको इनपुट लेके दिखाता हूँ। अगर हम इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आके मेरे पास ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। 2 उसने पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, अर्ली टू द बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, फिर नॉलेज इज पावर, ये दूसरी स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट की। थर्ड स्टेटमेंट 6, लाइन नंबर 6 पे जो स्टेटमेंट लिखी है वो एक इनपुट स्टेटमेंट लिखी हुई है, जहाँ पर वो यूजर से इनपुट डिमांड कर रहा है कि यूजर इनपुट दे। यहाँ पर अब देखें कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर रुक गया। अब मैं यहाँ पर अपना इनपुट देता हूँ एक abc@gmail.com, तो प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखी नहीं है, तो बस उसने वो इनपुट ली, खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अपनी इस इनपुट के थ्रू जो इसने इनपुट दी है उसको कहीं प्रिंट कराना चाहता हूं कि आपने ये इनपुट दी है, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं इसी, क्योंकि ये रिटर्न करती है इनपुट को, ये रिटर्न करता है, इनपुट क्या करता है, रिटर्न करता है। आपको रिटर्न क्या करता है, जो भी आपने इनपुट दिया तो उसको आप प्रिंट करा सकते हैं ऐसे, उससे पहले। ठीक है, तो आप प्रिंट करा लें, फिर दोबारा एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को। अब आपसे देखें दोबारा वही पूछ रहा है, आपने दिया abc@gmail.com, तो देखें उसने इनपुट भी लिया आपसे और उसके बाद उस इनपुट को प्रिंट भी किया, यानी कि जो इनपुट उसने दी, इनपुट के फंक्शन ने, जो आप इनपुट के फंक्शन के थ्रू जो इनपुट ली गई कीबोर्ड के थ्रू, वो इनपुट उसने रिटर्न की किसको, प्रिंट के फंक्शन को, फिर प्रिंट के फंक्शन ने उस इनपुट को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब हम आगे जाके इसको क्या करेंगे, इस इनपुट को कहीं सेव भी करा सकते हैं। तो कहाँ पे सेव कराएंगे, सेव कराने के लिए किसी भी चीज़ को, किसी भी इनपुट को सेव कराने के लिए, किसी भी डाटा को सेव कराने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर टेम्पररी कंटेनर्स to store values and data, and for further reference in the program. वेरिएबल बनाने का फायदा एक तो ये होता है कि भाई हमें एक टेम्पररी कंटेनर मिल जाता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जनाब
अगर आपको अपने प्रोग्राम में उस वेरिएबल को कहीं और भी रेफर करना है आगे जाके प्रोग्राम में, फर्ज करें आपका 100 लाइनों का प्रोग्राम है, 100 लाइन्स का प्रोग्राम है, उसको आपको लाइन नंबर 60 पे रेफर करना है उसी वेरिएबल को, उस डाटा को ही चाहिए, तो आप उस वेरिएबल को फर्दर उस लाइन पर रेफर करके उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, ठीक है, वेरिएबल्स को यूटिलाइज करने का, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इनपुट स्टेटमेंट कर ली, सॉरी आउटपुट स्टेटमेंट कर ली, स्क्रीन पे आउटपुट, इनपुट स्टेटमेंट कर ली, कीबोर्ड से इनपुट लेना, इस पिक्चर को अपने जहन में रखना है, ये रहा इनपुट, कीबोर्ड के थ्रू मैंने इनपुट ले ली, कंप्यूटर प्रोग्राम को दी, आउटपुट स्टेटमेंट को दी, उसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। ये फ्लो पूरा क्लियर होना चाहिए आपको, प्रोग्राम को सोचना अपने इस फ्लो में, इनपुट क्या हो रहा है प्रोग्राम में, प्रोसेस क्या होगा प्रोग्राम में, आउटपुट क्या जाएगी प्रोग्राम से, ये फ्लो है पूरा, ठीक है। इसको माइंड में रखेंगे तो हमेशा प्रोग्राम आप बहुत रोबस्ट, बहुत वेल परफॉर्मेंट, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल सिक्योर, वेल ऑप्टिमाइज प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि आपको ये सारे फेजेस पता हैं प्रोग्राम लिखने के, प्रोग्राम से गुजरने के, हाँ भाई यूं होगा, फिर ये प्रोग्राम पहले ट्रांसलेटर के पास जाएगा, फिर जाएगा यूं, और यहाँ पर ये सीपीयू के पास कब जाएगा, जब मेरा इनपुट कंप्लीट हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू के पास आउटपुट स्टेटमेंट मुझे लिखनी होगी, फिर क्या होगा, फिर जनाब फिर मॉनिटर और स्क्रीन पे जाएगा। तो ये पूरा एक आपको फ्लो का आइडिया होना चाहिए। ये प्रोग्राम मेरा यहाँ से इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद यहाँ आएगा, रन हो जाएगा, रन होने के बाद फिर मुझसे इनपुट लेगा तो वो रैम में आएगा इनपुट, उसके बाद फिर क्या होगा, अगर कुछ डाटा मैंने फाइल में स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क पे चला जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मॉनिटर या स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हम अब आ गए हैं वेरिएबल्स के ऊपर कि जी वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर टेम्पररी कंटेनर टू स्टोर वैल्यूज एंड डेटा फॉर, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं वेरिएबल से काम, भाई हम ये भी कर सकते हैं कि प्रोग्राम में अगर हमें फ्यूचर में आगे जाके उसको कहीं रेफरेंस देना हो, उसको रेफर करना हो, उसको यूज़ करना हो वेरिएबल को, तो हम उस वेरिएबल को, उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं वाया दिस वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक आपके प्रोग्राम के बनना शुरू हो गए और आपको समझ में आना शुरू हो गया। अच्छा, अब वेरिएबल्स जब हम बनाते हैं पाइथन के अंदर, वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं, ठीक है, जो जिनका हमें ख्याल रखना होता है, अदरवाइज वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे पाइथन में। अब वो रूल्स क्या हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक तो ये कि वेरिएबल का नाम जो होगा, पहला रूल क्या है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वेरिएबल क्रिएट करने का पाइथन के अंदर, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, या तो लेटर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, तो वो एक वैलिड वेरिएबल नेम कहलाएगा। यानी जब भी हम पाइथन के प्रोग्राम में वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। उसमें पहला रूल क्या है कि पहला करेक्टर जब वेरिएबल का नाम होगा, स्टार्ट होगा, वो करेक्टर होना चाहिए, इस तरह से करेक्टर होना चाहिए, ABCD अल्फ़ाबेटिक करेक्टर हो, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट करें मैं अंडरस्कोर के अलावा अगर इसमें सेमीकोलन लगा दूं, यहाँ से स्टार्ट करूँ वेरिएबल नेम, नहीं, एरर आ जाएगा प्रोग्राम में। अगर मैं उसको लेट से 1 से स्टार्ट करूँ, डिजिट से, नहीं, एरर आ जाएगा। तो प्रोग्राम, तो वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम, दूसरा रूल क्या है, अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वही बात आ गई कि मैं पहला जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, लेटर या फिर अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने नंबर दिया 1 से स्टार्ट किया तो एरर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स, या तो A to Z और वेरिएबल नेम के अंदर, आप वेरिएबल नेम के बिटवीन में क्या होगा आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप A to Z कैरेक्टर्स को यूज़ करेंगे या अल्फा न्यूमेरिक को यूज़ करेंगे। इसके अलावा यानी कि A to Z लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फा जो कैपिटल लेटर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और 0 to 9 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यानी मेरा वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें मैं ये ऐसे यूज़ कर रहा हूँ फर्ज करें मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा temp1, ये एक वेरिएबल है, वैलिड वेरिएबल है पाइथन का, और उसके बाद मैंने इसमें एक और चीज़ यूज़ कर ली, लेट्स से @ और मैंने इसको एक वैल्यू असाइन की जॉन। नहीं, ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि मेरा कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, रूल नंबर 3 वायलेट हो रहा है, कि जिसमें मुझे ये कहा गया है कि जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल या तो A to Z लेटर्स होंगे या फिर 0 to 9 नंबर्स होंगे उनके बिटवीन में, लेकिन इसके अलावा अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर आप @ हो गया या सेमीकोलन हो गया या सिंगल कोट हो गया या डबल कोट हो गया, नहीं, ये यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगा इस स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो वैलिड वेरिएबल नेम क्या होगा, temp1, temp1 इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। फिर एक रूल क्या बता रहा है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि एज आर द 3 डिफरेंट वेरिएबल। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें मैंने एक वेरिएबल, ये यानी कि वो केस को सेंस करता है,
पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यानी अगर मैंने एज का एक वेरिएबल बनाया, ये एक वेरिएबल होगा, एक और वेरिएबल बनाया एज का, ये एक डिफरेंट वेरिएबल, हालांकि दोनों के नेम सेम है, मीनिंग सेम है, ये भी एज है, ये भी एज है, लेकिन क्योंकि केस डिफरेंट है तो ये एक डिफरेंट वेरिएबल काउंट होगा। इसका केस डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट वेरिएबल काउंट होगा। एक और वेरिएबल बनाता हूं मैं, ए जी ई, ये एक तीसरा वेरिएबल बन गया, क्योंकि इसका केस डिफरेंट है, इसका केस डिफरेंट है, इसका केस डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, ये एक फोर्थ वेरिएबल बन गया। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, जो केस को रिकॉग्नाइज करती है उसकी बेस पे डिफरेंशिएट कर लेती है। ठीक है, केस की बेस पे। अच्छा, जो लास्ट रूल है वो क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। यस, कोई भी वेरिएबल का नाम आप बनाएं वो पाइथन का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं अगर मैं कह रहा हूं कि जी मैं एक वो बनाता हूं वेरिएबल, उसका नाम रखता हूं प्रिंट, नहीं, मैं नहीं रख सकता। मैं प्रिंट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, क्योंकि प्रिंट एक बाकायदा कीवर्ड है, एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? वो फंक्शन है पाइथन का, जो कि आउटपुट स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। मैं कोई वेरिएबल ऐसा नहीं बना सकता उसमें लिखूं मैं इनपुट इज इक्वल टू, नहीं, इनपुट एक फंक्शन है जो पाइथन का, जो कि इनपुट के लिए यूज होता है, यूजर से डेटा को इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये वैलिड नेम नहीं है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है जब हम वेरिएबल क्रिएट करें। तो चले हम वेरिएबल कुछ बना के देखते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आए, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम लेता हूँ temp1 इज इक्वल टू, उसको मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ लेट्स से जॉन की। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ना तो ये कोई रिजर्व वर्ड है पाइथन का, और अल्फा न्यूमेरिक भी है, इसमें कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं और वन भी हैं, और ये पहला लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वैलिड वेरिएबल नेम है। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट से, प्रिंट और आगे वेरिएबल का नाम देंगे temp1। तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? temp1 की वैल्यू जो भी temp1 में लिखा होगा। अब क्योंकि ये इनपुट ले रहा है तो पहले मैं इनपुट भी दे देता हूँ @yahoo.com। तो देखें जॉन प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी मैं कुछ देर के लिए ये कमेंट कर रहा हूँ जो है ना इनपुट को, ताकि मैं जल्दी जल्दी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा सकूँ आपको। temp1 हो गया। इसी तरीके से चले हम एक और वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट, एक और वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम लेते हैं temp2 इज इक्वल टू जॉन2। ठीक है, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी उसको। अब प्रिंट कराते हैं इस वेरिएबल को, प्रिंट अंडरस्कोर जॉन2 temp2, सॉरी, देख रहे हैं जॉन2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अंडरस्कोर पहला हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इसके रूल्स के अंदर कि आप वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर, तो इसलिए ये वैलिड है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें रूल को वायलेट करते हैं। फर्स्ट करें, मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल प्रिंट इज इक्वल टू और ABC एक वैल्यू देता हूँ उसको। अब मैं इसको यूज करता हूँ प्रिंट, प्रिंट एरर आ गया। क्या एरर आया? str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, यानी कि इसने ये बताया कि भाई ये जो आप प्रिंट यूज कर रहे हैं ना, ये आप ऐसे नहीं यूज कर सकते, ये एक रिजर्व वर्ड है, इसको आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आपने फर्ज करें, इसको चेंज करने के लिए आपने क्या किया, print1 कर दिया नाम इसका, इसको print1 कर दिया। अब देखें कि आप यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब तो print1 हो गया ना, प्रिंट तो नहीं है ना रिजर्व वर्ड, अब यूज कर सकते हैं। अब देखें प्रिंट हो गया ABC। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इस रूल्स को यूज़ करते हुए वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, और इस तरीके से आपने इनको वेरिएबल्स को यूज़ करके काम करना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 3 टाइप के फंडामेंटल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। फंडामेंटल जो टाइप्स हैं, फंडामेंटल पाइथन की हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप्स होती हैं। मैं डेटा टाइप आपको बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि हर वेरिएबल की एक डेटा टाइप होती है। तो हमारे पास पाइथन में जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, एक है इंटीजर, यानी इंटीजर का मतलब होल नंबर, एनी होल नंबर। ठीक है, एनी होल नंबर। और दूसरी है हमारे पास फ्लोट, एनी डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं आपको, एनी डेसिमल नंबर। थर्ड है आपके पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी करेक्टर, एनी करेक्टर्स। ठीक है,
ये हमारे पास डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, 3 फंडामेंटल डेटा टाइप हैं। बाकी डेटा टाइप्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये डेटा टाइप्स हैं। अब अच्छा, इसको आप सिंगल लाइन कमेंट कर लें। अच्छा, पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम, मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप ये यूज़ करते हैं, 3 दफ़ा डबल कोट दें, 3 दफ़ा डबल कोट दें, यानी डबल कोट के बटन को 2 दफ़ा प्रेस करें तो ट्रिपल मल्टी लाइन कमेंट आ जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट में क्या है कि आप इसमें मल्टीपल लाइन्स में कमेंट दे सकते हैं कि दिस इज़ कमेंट ऑन लाइन नंबर 1, दिस इज़ कमेंट ऑन लाइन नंबर 2, दिस इज़ कमेंट ऑन लाइन नंबर 3। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस पे कमेंट दे सकते हैं। आपको बार बार नंबर साइन, चैनल साइन या हैश साइन देने की ज़रूरत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को चलाएं, फिर यहाँ पे देखें temp1 की वैल्यू को ही प्रिंट कर लें, चलाएं, देखें ये इग्नोर हो जाएगा, चल गई ना। तो इसका मतलब है इसने मल्टी लाइन कमेंट को भी लिया है। तो ये क्या है, ये दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन। कमेंट्स क्या होते हैं जिनको प्रोग्राम या कंपाइलर या ट्रांसलेटर जो होता है वो इग्नोर कर देता है, ठीक है, और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कमेंट्स डालते हैं। तो ये हम यहाँ तक हम आ गए कि हमने वेरिएबल्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, और हमने इनपुट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट देख ली हैं, ठीक है, और एक टास्क मैंने आपको दे दिया है कि आपने 5 कोड्स हैं उनको प्रिंट करना है, ठीक है, और इस तरीके से आपने इनको यूटिलाइज़ करते हुए पाइथन का प्रोग्राम डेवलप करना है। और एक और कर लेते हैं काम, वो ये है कि अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि 3 फंडामेंटल टाइप्स हैं पाइथन में, कौन कौन सी हैं, इंटीजर है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है। अब हम क्या करते हैं, पाइथन में जो भी जिस टाइप का भी डेटा किसी वेरिएबल को आप असाइन करते हैं उसकी डेटा टाइप वही हो जाती है, वो वही बन जाता है। अब फर्ज करें मैं इसको इंटीजर देता हूँ, जैसे मैंने इसको दिया 10, तो अब temp1 की डेटा टाइप क्या हो गई, अभी 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 देखें temp1 क्या प्रिंट कर रहा था, अभी तक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा था ना। अब मैंने इसको 10 दे दिया तो उसकी डेटा टाइप न्यूमेरिक बन जाएगी, ये इंटीजर हो जाएगा। फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया temp2, ये भी स्ट्रिंग था, अब मैंने इसको एक न्यूमेरिक, अब मैंने इसको फ्लोट की डेटा टाइप दे दी, डेसिमल नंबर लिखा 3.14, ठीक है, तो ये इसका फ्लोट में कन्वर्ट हो गया ये। तो पाइथन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, या पाइथन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि उसमें आप वेरिएबल को जिस टाइप की वैल्यू देंगे, उस कंटेनर में जिस टाइप की वैल्यू रखेंगे वो वही बन जाएगा। अगर आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू देंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा, अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट वैल्यू देंगे तो वो फ्लोट बन जाएगा। तो ये वाइस वर्सा है, ठीक है, इसमें वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन करेंगे वो वही बन जाएंगे। इसी तरीके से एक इंटीजर वेरिएबल को अगर आप एक स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो वो स्ट्रिंग भी बन जाएगा। मिसाल के तौर पे temp1 को मैं स्ट्रिंग देता हूं, अब ये स्ट्रिंग बन गया। यहां पे ये क्या है, यहां पे ये वेरिएबल जो है temp1 वो एक इंटीजर वेरिएबल है, यहां पर ये क्या है, यहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। देखें स्ट्रिंग आगे टाइप आ गई ना। यहां पे क्या है, यहां पे देखें न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे देखें ये फ्लोट टाइप का है। तो ये है जो इसकी ब्यूटी है पाइथन की, कि ये इसमें वेरिएबल को जो वैल्यू आप असाइन करते हैं वो वही बन जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं temp1 को, ठीक है, और प्रिंट करते हैं अंडरस्कोर temp2 को, प्रिंट करें, देखें वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, देखिए प्रिंट हुई, यासिर प्रिंट हो गया। यासिर क्यों प्रिंट हुआ temp1 में, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो स्टोर हुई है temp1 में वो यासिर है, तो इसलिए यासिर प्रिंट हो गया। 3.14 ये अंडरस्कोर फ्लोट वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप दो नंबर्स लें, num1 इज इक्वल टू, इसमें एक में वैल्यू स्टोर कराई 10, ये एक इंटीजर है, एक और वेरिएबल ले लें num2, इसमें वैल्यू स्टोर कराई 20। अब इन दोनों को आप सम कर सकते हैं, एक और वेरिएबल लिया num3 इज इक्वल टू, उसमें क्या किया num1 को। अब मैंने बताया था कि देखें वेरिएबल का पर्पस दूसरा क्या होता है कि ये एक तो टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज होते हैं प्रोग्राम में आपके, और इसके अलावा आप इसको प्रोग्राम में आगे रेफर कर सकते हैं, इनका रेफरेंस दे सकते हैं। अब मैंने जैसे देखें इस स्टेटमेंट में ये मैं एडिशन करने जा रहा हूं, दो नंबर्स को ऐड करके उसका सम एक तीसरे नंबर में स्टोर करा रहा हूं। तो देखें अब मैंने num1 को रेफर किया ना, ये रेफर किया मैंने, अब मैं इसका मतलब है इसको रेफर कर रहा हूं, num1 प्लस num2, इनको रेफर, यानी num2 को रेफर किया, यहाँ पर num1 को यहाँ पे रेफर किया, दोनों का रेफरेंस इनमें दोनों को ऐड किया मैंने, 10 प्लस 20 क्या आंसर आएगा 3, num3 में उसको स्टोर करा लिया। num3 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 30 हो जाएगी। देखें ये इसका इतना इंटेलिजेंट VS कोड का प्लगइन है जो पाइथन का है, जो हमने इंस्टॉल किया है, कि वो आपको पूरा अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन हुई हुई है तो वो आगे जाके अहेड, जिसे कहते हैं ना कि जाकर देखकर उसकी वैल्यू बता रहा है कि इसकी वैल्यू 30 होनी चाहिए। अब मैं प्रिंट करता हूं num3 को,
तो इसका सम आ जाएगा मेरे पास, प्रिंट करें, 30 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना सकते हैं। एक वेरिएबल है num1 num3 ले लिया, आप ले लें num4 ले लें, num4 में वैल्यू बनाएं आप 30, एक ले लें num5, उसमें वैल्यू रख लें आप 10, और फिर उसमें आप माइनस कर लें दोनों को और उसकी वैल्यू num6 में स्टोर करें। num6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, num4 माइनस num5। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट कराएं, तो num5 की वैल्यू जब आप प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्टेड आंसर आएगा, 30 माइनस 10 20 आ गया। ठीक है, यानी num4 में 30 है, इसमें से माइनस मैंने 10 किया और प्रिंट किया मैंने num6 को करना है प्रिंट, सॉरी। ठीक है, num6 को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20 आ गया, 30 माइनस 10 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को, उसमें वैल्यू स्टोर करा के और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आपके पास तीन, एक तो ये आ गए वेरिएबल्स आ गए, इनको यूज़ कीजिएगा। वेरिएबल्स को उसमें आप इंटीजर वेरिएबल्स को एडिशन कराएं, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें और मल्टीप्लिकेशन करें और डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन का आपके पास जो इसमें सिंबल यूज़ होता है वो प्लस का है, सब्ट्रैक्शन के लिए उसी तरीके से जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज़ होता है। ठीक है, स्टैरिक यूज़ कर सकते हैं, और डिवीजन के लिए डिवाइड का सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए हैं कि हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर लिए। नंबर्स डेटा टाइप के अंदर नंबर्स को असाइन कैसे करते हैं और उनको फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पाइथन में देख ली। पाइथन का सेटअप देख लिया, पाइथन का इंट्रोडक्शन देख लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, बैकग्राउंड समझ लिया, कंप्यूटर साइंस का के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, पाइथन को सीखना क्यों ज़रूरी है ये भी बता दिया। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और एक असाइनमेंट छोटा सा ये दिया है कि आपने, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने कोई भी 5 कोड्स अपनी पसंद के, ये आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू आपने कहाँ से लेने हैं, यहाँ से binarycodes.com से जाकर यहाँ से टॉपिक्स, जो भी आपको टॉपिक पसंद हो, आप 5 कोड्स प्रिंट करा के देखिएगा। ठीक है, तो हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लोग पूछिएगा। आप लोग हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेकवर्स 51 का पाइथन का ग्रुप बना है उसको आप ज्वाइन कर लें। टेकवर्स 51 की कम्युनिटी में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम जो पाइथन ग्रुप का है, जहाँ पर हम अपना ये सारे स्टफ शेयर भी कराएंगे, टेकवर्स 51@python के नाम से ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर जो है हमसे क्वेश्चन इसके अगेंस्ट में, ये वीडियो इंशाल्लाह एक दिन के बाद, एक दिन के अंदर 24 आवर्स में अपलोड भी हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब चैनल देख सकते हैं टेकवर्स 51 का, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, इस ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।